नमस्कार। भारतीय इतिहास को जब हम देखते हैं तो अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों और राजाओं की बात होती है, लेकिन ये साम्राज्य बने कैसे? इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? बिल्कुल, और अक्सर ये शुरुआत किसी एक खास जगह से जुड़ी होती है। भारत के इतिहास में ऐसी ही एक जगह है मगध। हाँ, मगध, गंगा के किनारे का वो इलाका। कहते हैं वहीं से भारत को एक करने का, मतलब एक संगठित रूप देने का विचार पनपा। जी, आज हम उसी मगध के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, मगध भारतीय एकता का उदय। इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की, है ना? जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था, महाजनपद कहते थे उन्हें। हाँ बिल्कुल, 16 महाजनपदों का जिक्र आता है। सब अपनी अपनी जगह शक्तिशाली थे या बनने की कोशिश कर रहे थे। मगध भी उनमें से ही एक था। तो फिर मगध ही क्यों? मतलब आज के बिहार में पटना, गया के आसपास का क्षेत्र, ऐसा क्या था वहाँ जो बाकी सबसे आगे निकल गया? देखिए, इसके पीछे कई कारण थे, कोई एक चीज नहीं। स्रोत बताता है कि सबसे पहले तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति, लोकेशन। कैसे? वो इलाका गंगा और सोन जैसी नदियों के पास था। जमीन बहुत उपजाऊ थी, खेती अच्छी होती थी, तो मतलब राज्य के पास पैसा आता था। हाँ, और पैसा होगा तो सेना भी बड़ी रख सकते हैं। बिल्कुल, और सेना के लिए जरूरी चीजें भी थीं, जैसे पास के जंगलों से हाथी मिल जाते थे। ओहो, हाथी तो उस जमाने में टैंक की तरह होते होंगे। हाँ, कह सकते हैं। और एक और बहुत बड़ी चीज थी लोहा। छोटा नागपुर पठार ज्यादा दूर नहीं था, तो लोहे के हथियार और खेती के औजार आसानी से बन जाते थे। अच्छा, तो मतलब प्राकृतिक संसाधन भरपूर थे। जी, और नदियां सिर्फ पानी नहीं देती थीं, वो व्यापार और सेना के आने जाने का रास्ता भी थीं। एक तरह से नेचुरल हाईवे। समझ गया। तो कुदरत ने तो मगध का साथ दिया, लेकिन सिर्फ संसाधनों से तो बात नहीं बनती, उन्हें इस्तेमाल करने वाला नेतृत्व भी चाहिए। सही कहा, और यहीं पर शुरुआती शासकों का रोल आता है। स्रोत में बिंबिसार का नाम प्रमुखता से लिया गया है। हर्यक वंश के थे वो। बिंबिसार, इन्हें मगध का असली संस्थापक मानते हैं शायद। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने मगध को एक मजबूत आधार दिया। सिर्फ लड़ाई नहीं की, बल्कि प्रशासन पर भी ध्यान दिया। गांव के मुखियाओं को जोड़ा, टैक्स सिस्टम ठीक किया। और मैंने सुना है उन्होंने शादियों से भी रिश्ते मजबूत किए थे, डिप्लोमेसी। जी हाँ, बिल्कुल। कोसल और लिच्छवी जैसे पड़ोसी राज्यों में वैवाहिक संबंध बनाए। इससे राज्य ज्यादा सुरक्षित हुआ। मतलब ताकत और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल किया। अच्छा, और बिंबिसार के बाद उनके बेटे अजातशत्रु। हाँ, अजातशत्रु, वो अपने पिता से ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। उनका जोर विस्तार पर था। काशी और वज्जी संघ, जो कि बहुत शक्तिशाली थे, उनसे लंबा संघर्ष चला उनका। वज्जी संघ मतलब जिसमें लिच्छवी भी थे। हाँ, वही। और आखिरकार अजातशत्रु ने मगध की सीमाओं को काफी बढ़ाया। कहते हैं उन्होंने युद्ध में कुछ नए हथियार भी इस्तेमाल किए। नए हथियार जैसे वो बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीनें, महाशिलाकंटक, और तेज चलने वाले रथ जिनमें शायद कुछ हथियार लगे होते थे, रथ मूसल। कमाल है। तो मतलब सैन्य तकनीक पर भी ध्यान था। जी, और एक दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर में जब मगध राजनीतिक रूप से ऊपर उठ रहा था, यहीं पर गौतम बुद्ध और महावीर जैन जैसे विचारक भी थे। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसका भी कोई असर पड़ा मगध पर? जरूर पड़ा होगा। स्रोत भी यही कहता है कि मगध सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि नए विचारों और धर्मों का भी केंद्र बन रहा था। बौद्ध और जैन धर्म को यहाँ काफी समर्थन मिला। शासकों का रवैया कैसा था इन नए धर्मों के प्रति? ज्यादातर सहिष्णुता दिखाते थे, कभी कभी संरक्षण भी देते थे। इससे खुला माहौल बना। मतलब राजनीतिक ताकत के साथ साथ बौद्धिक विकास भी हो रहा था। ये मगध की एक और खासियत थी। तो ये कहानी आगे कैसे बढ़ी? हर्यक वंश के बाद कौन आया, और वो राजधानी बदलने वाली बात? हाँ, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। उनके समय की सबसे बड़ी घटना थी राजधानी बदलना। पहले राजगृह थी। हाँ, राजगीर, पहाड़ियों से घिरी हुई सुरक्षित जगह। बिल्कुल, लेकिन शिशुनागों ने राजधानी पाटलिपुत्र बना ली, आज का पटना। पाटलिपुत्र, वो क्यों? राजगृह ज्यादा सुरक्षित नहीं थी? पाटलिपुत्र की लोकेशन ज्यादा स्ट्रेटेजिक थी। वो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर थी। अच्छा, नदियों का संगम। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे जल मार्गों पर कंट्रोल बढ़ गया। पूरे उत्तर भारत में व्यापार करना, सेना भेजना सब आसान हो गया। और नदियां एक तरह से प्राकृतिक किलाबंदी भी करती थी।
जल दुर्ग कहा गया है इसे। ये तो बहुत सोचा समझा फैसला लगता है। हाँ, और ये फैसला सही साबित हुआ। पाटलिपुत्र सदियों तक भारत की राजधानी बना रहा। शिशुनाग वंश के बाद फिर नंद वंश का जिक्र आता है। कहते हैं उनके समय मगध अपने चरम पर पहुंच गया था। बिल्कुल, नंद वंश और खासकर इसके संस्थापक महापद्मनंद, उन्होंने मगध को एक क्षेत्रीय राज्य से उठाकर एक विशाल साम्राज्य बना दिया। महापद्मनंद, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था। हाँ, पुराणों में उन्हें सर्व क्षत्रांतक कहा गया है, मतलब सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, और एक राट यानी एकमात्र सम्राट। माना जाता है कि उनका साम्राज्य कलिंग यानी आज के ओडिशा तक फैला था। इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभव हुआ ये? उनकी सेना बहुत बड़ी थी क्या? बहुत बड़ी। यूनानी इतिहासकारों ने भी लिखा है नंदों की सेना के बारे में। लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार और हाथी। बाप रे, इतनी बड़ी सेना को संभालना, खर्चा चलाना आसान नहीं था। इसीलिए नंद शासक टैक्स वसूलने में बहुत सख्त थे। उन्होंने बहुत पैसा जमा किया था, लेकिन शायद इसी वजह से वो थोड़े अलोकप्रिय भी हो गए। अच्छा, और शायद उनके कुल को लेकर भी कुछ बातें थी। हाँ, कुछ स्रोत कहते हैं कि वो शायद निम्न कुल के थे, जिससे उस समय के अभिजात वर्ग में उनके प्रति नाराजगी थी, और यही चीज उनके पतन का कारण बनी। और यहीं से एंट्री होती है भारतीय इतिहास के सबसे मशहूर किरदारों की, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। बिल्कुल, नंदों के पतन के बाद मगध की सत्ता मौर्यों के हाथ में आई। ये सिर्फ एक वंश का बदलना नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। भारत के पहले वास्तविक साम्राज्य की नींव यहीं रखी गई। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य, कौटिल्य भी कहते हैं उन्हें, उनकी कहानी तो कमाल की है। हाँ, चाणक्य सिर्फ गुरु नहीं थे, वो रणनीतिकार थे, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त को तैयार किया, नंदों को हराया और फिर एक विशाल साम्राज्य चलाने का पूरा ढांचा तैयार किया। और उनका वो ग्रंथ अर्थशास्त्र, उसका क्या रोल था? अर्थशास्त्र सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, ये तो शासन चलाने की पूरी गाइड है। राजनीति, कूटनीति, सेना, जासूसी, कानून, सब कुछ है उसमें। अच्छा, माना जाता है कि चाणक्य ने इन्हीं सिद्धांतों पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, एक बहुत ही व्यवस्थित, सेंट्रलाइज्ड प्रशासन बनाया। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर वो ढांचा खड़ा किया जिस पर आगे चलकर अशोक ने काम किया। हाँ, अशोक, चंद्रगुप्त के पोते, मौर्य साम्राज्य का और शायद प्राचीन भारत का भी सबसे महान शासक माना जाता है उन्हें। उन्होंने भी शुरुआत तो साम्राज्य विस्तार से ही की थी ना, वो कलिंग युद्ध। हाँ, अपने पूर्वजों की तरह उन्होंने भी पहले साम्राज्य बढ़ाया, कलिंग को जीता, लेकिन वो युद्ध उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्यों? क्या हुआ था ऐसा? कलिंग युद्ध में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ। लाखों लोग मारे गए या बंदी बनाए गए। स्रोत बताते हैं कि ये सब देखकर अशोक का मन बदल गया। अच्छा। हाँ, उन्होंने युद्ध और हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और धम्म का रास्ता अपनाया, मतलब नैतिक और सामाजिक आचरण के सिद्धांतों पर जोर दिया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था, दिग्विजय से धम्म विजय की ओर। बिल्कुल, और उन्होंने इस धम्म के संदेश को सिर्फ अपने तक या अपने साम्राज्य तक सीमित नहीं रखा। नहीं, कहाँ तक फैलाया? उन्होंने इसे पूरे साम्राज्य में फैलाया, पत्थर के खंभों पर, चट्टानों पर लिखवाया। ये संदेश आज भी मिलते हैं हमें। हाँ, अशोक स्तंभ और शिलालेख। जी, और विदेशों में भी अपने दूत भेजे, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, मध्य एशिया तक। अहिंसा, सहिष्णुता, बड़ों का आदर, सभी धर्मों का सम्मान, इन विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। ये तो अद्भुत है, एक सम्राट अपनी ताकत का इस्तेमाल शांति और नैतिकता फैलाने के लिए कर रहा है। हाँ, ये भारतीय इतिहास की एक अनोखी घटना है। तो जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं, बिंबिसार से लेकर अशोक तक, ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत भी यही इशारा करता है। मगध सिर्फ एक जगह या एक साम्राज्य नहीं था, वो धीरे धीरे एक विचार बन गया। कैसा विचार? एक अखंड, शक्तिशाली और सुशासित भारत का विचार। जिस तरह का सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यों ने बनाया, एक जैसी करेंसी, नाप तौल, ये सब अभूतपूर्व था। हाँ, मतलब पूरे देश को एक सिस्टम में लाने की कोशिश। जी, चाणक्य के अर्थशास्त्र ने इसका आधार दिया और अशोक की धम्म नीति ने इसमें एक नैतिक दिशा जोड़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि मगध ने वो जमीन तैयार की, वो मॉडल बनाया जिस पर आगे चलकर भारत की एकता का विचार खड़ा हुआ। हाँ, काफी हद तक। मौर्य साम्राज्य तो अशोक के बाद कमजोर पड़ गया,
लेकिन वो जो एक केंद्रीकृत शासन का, एक बड़े साम्राज्य का आइडिया था, वो कहीं ना कहीं रह गया। स्रोत में वो एक पेड़ वाली उपमा दी है। हाँ, कि मगध की उपजाऊ मिट्टी से ही मौर्य साम्राज्य का महान वृक्ष उगा। ये एक शक्तिशाली प्रतीक है। इसने वाकई इतिहास को एक नई दिशा दी। निश्चित रूप से। और मौर्यों के बाद भी पाटलिपुत्र राजधानी बना रहा। गुप्त साम्राज्य, जिसे स्वर्ण युग कहते हैं, उसका केंद्र भी मगध ही था। तो मगध का असर बहुत लंबे समय तक रहा। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, मगध की कहानी एक छोटे से राज्य से शुरू होती है और भारत के पहले विशाल साम्राज्य के केंद्र तक पहुंचती है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक या सैन्य विस्तार नहीं है। ये सही समय पर सही फैसले लेने की कहानी है। जैसे भौगोलिक फायदों का इस्तेमाल करना। हाँ, सक्षम नेतृत्व का होना, प्रशासन में नए प्रयोग करना, जैसे राजधानी बदलना, और साथ ही नए विचारों जैसे बौद्ध और जैन धर्म को भी जगह देना। बिल्कुल। बिंबिसार ने नींव रखी, अजातशत्रु ने दीवारें खड़ी की, नंदों ने उसे विशाल बनाया, और फिर मौर्यों ने, खासकर चंद्रगुप्त और चाणक्य ने, उसे एक मजबूत किले की शक्ल दी। और अशोक ने उसमें नैतिकता और धम्म का प्रकाश भर दिया। सही कहा। तो मगध सिर्फ एक साम्राज्य नहीं, भारत में एकता और संगठन की सोच का प्रतीक बन गया। ये जानना कि कैसे एक क्षेत्र इतने बड़े बदलाव ला सकता है, वाकई बहुत दिलचस्प है। जी, इतिहास सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं, बल्कि उन प्रक्रियाओं और विचारों को समझने का जरिया है जिनके दूर तक असर होते हैं। बिल्कुल। चलिए, इसी सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। बिल्कुल। लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। हमने बात की कि कैसे मगध की मिट्टी से मौर्य साम्राज्य जैसा विशाल पेड़ होगा, लेकिन उपजाऊ मिट्टी में तो कई तरह के बीज पनपते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि मौर्य साम्राज्य के अलावा और कौन से बीज शायद सांस्कृतिक या प्रशासनिक या आर्थिक या कोई और विचार मगध की उस जमीन से निकले होंगे। हो सकता है वो मौर्य पेड़ जितने बड़े और प्रसिद्ध ना हुए हों, पर उन्होंने कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता को, समाज को जरूर प्रभावित किया होगा। ये दिलचस्प सवाल है, इस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।